कुमार जी, श्री जनेन्द्र कुमार जी जैन, महासचिव, प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता सहरावत जी, श्री बनारसी दास गुप्ता जी, सोसाइटी सदस्य, श्री मदन लाल अग्रवाल जी, ट्रेजर गवर्निंग बॉडी, श्री राजेंद्र कुमार जी गर्ग, श्री सरिता जी सिंगल, सोसाइटी सदस्य, श्री शिव कुमार जी जिंदल, श्री कमलेश भारती जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमने भी कॉलेज में सुना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के मंच पे सुना। मेरे बड़े भाई आजाद जी दुवन, जो रोते हुए को भी हंसा देते हैं, उनका ऐसा स्वभाव है, उनका एक ऐसा नेचर है। आकाशवाणी के डायरेक्टर पवन जी, इस संस्था के जो इस संस्था को सींच रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत संस्था का पूरा स्टाफ, चाहे वो हमारे लेक्चरर हैं, चाहे वो हमारे इस बगिया को, इस पर्यावरण को सजोने वाला हमारा स्टाफ है, चाहे हॉस्टल में खाना बनाने वाला स्टाफ है, इस खूबसूरत संस्था को जो एक एक पौधे को जो सींच रहा है, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, बधाई देती हूँ। और जो इस संस्था के अंदर नए पौधे उग रहे हैं, ये हमारे देश की बेटियां जब पढ़ती हैं तो दो घरों का संवारने का काम करती है। और आज के दौर में तो मैं ये कहूंगी कि बेटियां जब पढ़ती हैं तो सिर्फ दो घरों को नहीं है, पूरे समाज को संवारने का काम करती है। वो बेटियों के अंदर ताकत है। तो मैं सभी मेरी छोटी बहनों को बधाई देती हूं अपने जीवन के लिए। आज मुझे यहां आकर के बड़ी खुशी हुई और इस हिसार की धरा पे जन्म लिया, संघर्ष किया, ठोकरें खाई, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा पहली बार इस कॉलेज में आना हुआ और इस प्रांगण को देखने का एक अवसर मिला। एक मजदूर और किसान परिवार में जन्म लेकर के खाने के लाले, खेता में मकान, कोई सुविधा नहीं, मिट्टी के तेल का दिया, कोटे पे तो कदे आजाद भाई तेल मिल गया ना मिल गया। शायद आज के बच्चे नहीं जानते, कोटे पे शायद ये मैडम जितनी बैठी हैं सभी को पता है कि डिपो पे, हरियाणवी में डिपो ने कोटा कह देते हैं गांव में। कोटे पे 15 दिन में तेल मिलता था और कई बार कोटाला मना भी कर देता था। बड़ी मुश्किल से मिले ताऊ, ज्वाइंट फैमिली में मैं रही हूं, तो लेने जाते थे और कहते थे बेटा आज तेल नहीं है अनीता, बेटा 5 बजे से पहले रोटी पो लेना, स्कूल का काम कर लेना, अंधेरा हो जाएगा फिर कोई काम नहीं होगा। ऐसे हालातों से निकली। घर के अंदर कोई टीवी नहीं था, एक छोटा सा रेडियो। सौभाग्यशाली हूं, धन्यवाद करती हूँ आकाशवाणी का पवन जी बैठे हैं। उस रेडियो ने, उस छोटे से रेडियो ने डोरा पर धर के ना उस रेडियो को सुनना, कणक का काटना, बाड़ी का नुड़ाना, घर के काम करना, और थक जाती थी तो कभी कभी अच्छी बातें आ जाती थी, कभी कभी आजाद भाई जैसे चुटकुले आ जाते थे और कभी कभी रागनी आ जाती थी। उस रेडियो ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन लेके आया। कभी कोई संघर्ष की स्टोरी सुना दी जाती थी, चाहे वो काल्पनिक थी, लेकिन वो हौसला देने का काम करती थी। कभी कभी कोई देशभक्ति गीत आ जाता था, मेरा रंग दे बसंती सोना, वो हौसला देता था, वो ताकत देता था। कभी कभी हरियाणा में बहुत महान सूर्य कवि हुए हैं, उनकी अच्छी लेखनी के अनपढ़ का जमाना बाबू पास सजा लिया, अनपढ़ का जमाना बाबू पास सजा लिया,
जाऊंगा स्कूल में घड़ा काल पाली। और मेरे पिता ये रागनी सुन के, ये भजन सुन के एक बात कहते थे कि अनीता बेटा, ये बातों को सुन, इन लाइनों को सुन। तेरी दादी ने मेरे को स्कूल में नहीं भेजा, 2-4 दिन गया था, मास्टर ने थप्पड़ मार दिया। अब तेरी दादी स्कूल में गई, नो बोली तेरे खातर गुंजा में मास्टर, आज पाछा मेरे छोरे का हाथ नहीं लगा देगा, स्कूल में तो बसता था। लेकिन पता नहीं था, भोले भाले थे। लेकिन जैसे मेरे पिता ने अपने जीवन में जो चुनौतियां देखी कि ये जीवन बड़ा संघर्ष भरा है, शायद पढ़ लेते तो अफसर बन जाते, या पढ़ लेते तो शायद कुछ और काम को अच्छे से संवार के कर लेते, अपने बिजनेस को, काम धंधे को, अपनी खेती को अच्छे से कर पाते। तो मेरे पिता ने उस पढ़ाई का मूल्य मेरे को बताया। 10 साल की उम्र में मेरे अंदर वो विचार भरने का काम किया। खेत के अंदर एक दिन बिजाई कर रहे थे और मैं पीछे पीछे, बाड़ी देखी नहीं होगी शायद, आज के बच्चे तो देखी तो है, लेकिन बाड़ी का काम नहीं करा होगा। पहले बाड़ी को, अब तो बहुत संसाधन आ गए हैं, बाड़ी काटने के बाद जब उसके बाण बाते थे तो छोटे छोटे जड़ बच जाती थी। आज जब कणक की बिजाई करते थे तो हम बच्चे पीछे पीछे वो जड़ चुगते थे, और वो जड़ चुगते चुगते मैं अपने पिता को, वो रागनी लगी हुई थी और उसमें भगत सिंह की वो रागनी आई थी, वो उस बंदूक बाबू अपनी क्यारी में, भारत ने आजाद करने की कर रहा तैयारी में। मैं बोली बाप, ये लाइनें क्या कह रही है? मैं अपने पिता से पूछने लगी तो मेरे पिता ने उस रागनी के बाद बताया कि अनीता बेटा, भगत सिंह के पिता भी ऐसे खेत में काम कर रहे थे और भगत सिंह के अंदर एक आजादी की भावना भरी, और भगत सिंह ने कहा कि पिताजी, आप जो बीज बो रहे हो इससे क्या होगा? तो मैंने, भगत सिंह के पिता ने कहा कि बेटा, एक बीज बोऊंगा तो हजारों बीज पैदा होंगे। तो भगत सिंह ने कहा, पिताजी, मैं बंदूक बो दूं तो हजारों बंदूक पैदा होगी, मैं अपने देश को आजादी दिलाने का काम करूंगा, मेरा ऐसा सपना है, मेरा ऐसा विचार है। तब वो रागनी बनी, तब वो किसी कवि ने, किसी लेखक ने लिख करके वो गाई। ये देशभक्ति की भावना मेरे अंदर वहां से पड़ी। और मैंने पूछा कि पिताजी, भगत सिंह ने क्या किया था? तो उन्होंने बताया कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है, हम मुगलों के गुलाम रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। बेटा, यहाँ पर 300 लोगों ने आकर के, अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर, इतने हिंदुस्तानियों के ऊपर राज करने का काम किया है। लेकिन हमारे वीर भगत सिंह, उधम सिंह जैसे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, योद्धा, क्रांतिकारी वीर, और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजादी दिलाने का काम किया है। मेरे घर के अंदर, मैं अनपढ़ माँ बाप की बेटी हूं, घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मैं परमात्मा से एक बात कहती हूँ, हे प्रभु, आपने मेरे को इतना खूबसूरत परिवार दिया कि मेरे घर के अंदर सोच बहुत अच्छी रही, जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ, इस मैदान पे। कभी मेरी दादी ने गलत चीज चलाने नहीं दी, कभी मेरी दादी ने गलत शब्द सुनने नहीं दिया, कभी मेरी दादी ने मेरे घर के अंदर कोई चर्चा चुगली नहीं करने दी, जिसका मेरे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा। और मैं एक ही बात कहती हूँ, कोई मायने नहीं रखता कि आज आपके हालात क्या है, आज आपकी परिस्थितियां क्या है, आज आपने किस अवस्था में जन्म लिया, आपके माँ बाप है या ना है, किस जाति में जन्म लिया, किस धर्म में जन्म लिया, कोई मैटर नहीं करता। मायने ये रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, और उसके पीछे आप कितने पागल हैं। मेरे पिता ने उस पढ़ाई के मूल्य को बताया, उस खेलने के मूल्य को बताया। मुझे वो खिलाड़ी बनाना चाहते थे, उन्होंने इन सब बातों को बड़े बखूबी तरीके से समझाया। कई बार हम सोचते हैं कि पढ़े लिखे इंसान शाणे होते हैं, लेकिन मैंने समाज में ठोकरे खाते खाते एक अनुभव हुआ, और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पढ़ने वाले से, पढ़े से कटा हुआ सबसे ज्यादा समझदार होता है। और यह हकीकत भी है। हमारे बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के अंदर
आप बहुत सारे व्यक्तित्वों को देखोगे जिसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, इतने समझदार मिलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं है, लेकिन वो समाज से कड़े हुए हैं, ठोकरें खा करके यहाँ तक आए। और मैं आप सभी बेटियों को ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि ज्ञान गूगल पे मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा, ज्ञान आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान आप रेडियो से, टैब से, कहीं से, किसी भी टूल के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन ये अनुभव आपको ठोकरे खा करके सीखा जाएगा। बिना ठोकरों के कभी भी अनुभव नहीं आ सकता। जब हम खुद गिरेंगे तब पता चलेगा चोट कैसे लगती। तो आज इस खूबसूरत खेल के प्रांगण में, खेल का हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व है। ये मेरे पिता ने मेरे अंदर बचपन से डाला और मैंने अपनी उस 10 साल की अवस्था में खेलना कूदना शुरू कर दिया। घर के काम मेरी दादी ने सिखाए, खेती का काम मेरे पिता ने, मेरे चाचे ताऊ ने सिखाया, घर का हुनर मेरी माँ ने सिखाया। ये सब काम मैंने अपने जीवन में बचपन से सीखे। कोई भी ऐसा घर का काम नहीं होगा जिसको मैं बखूबी करने का मेरे अंदर वो वादा नहीं होगा। हर काम को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मेरी छोटी बहनों को मैं एक ही बात कहती हूँ कि बिना लक्ष्य के कोई जीवन नहीं होता। जिस इंसान का लक्ष्य नहीं है वो इंसान होकर के भी पशु के समान है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी इन बेटियों को कि अपने जीवन के टारगेट बनाइए, बड़ा गोल बनाइए। आपने यूपीएससी में जाना है, आपने एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने वकील बनना है, आपने समाज सेवा के लिए कुछ करना है, तो अपने गोल को सेट कीजिए और उस गोल के लिए, उस बड़े लक्ष्य के लिए छोटे छोटे स्टेप बढ़ाइए। और उन स्टेप के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में सबसे पहला नियम है अनुशासन। जिस बच्चे के अंदर, घर के अंदर अनुशासन है, जब वो गली में निकलता है, अगर गली में चलते हुए भी उसके अंदर अनुशासन है, अगर वो स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है, अगर तब भी उसके अंदर 24 घंटे वो अनुशासन में रहता है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, वो बच्चा कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता। बहुत बड़े घराने की बेटी नहीं हूँ। आज भी मैंने वो मेरे खेतों में मकान रखा क्या 2 साल पहले बिजली आई है, भलाओ इस हरियाणा सरकार का डाणिया में बिजली पहुंचा दी। इस बात पर मैं जरूर बड़ाई करूंगी। पहले खेतों के अंदर बिजली नहीं होती थी, आज 2 साल पहले मेरे घर के अंदर लाइट आई। मेरे को बड़ी खुशी हुई। कभी दीवार के नीचे बैठ करके पढ़ना, इतने अभाव में जन्म लिया। पंखा नाम की कोई चीज नहीं होती थी। पड़ोसियों के घर जाके हाथ लगा लगा देखा करते पंखा की चीज हुआ है, पंखे का भी आनंद नहीं लिया। लेकिन उस पसीने का आनंद लिया कि गर्मी के मौसम में जब काम करते थे और डोल पे बैठ के जब पानी पीते थे तो उस पानी का आनंद बहुत बखूबी जानती, उस पसीने की कमाई को भी बहुत अच्छे से जानती। उस संघर्ष ने, उस मेहनत ने, उस कड़े कठिन परिश्रम ने एक आत्मविश्वास पैदा किया और चलती गई, ठोकरें खाती गई और यहाँ तक अपने परिवार को, अपनी माँ को उठा करके यहाँ हिसार तक लेके आई। पशुपालन किए। यहाँ एचयू हिसार में से आप बेटियां तो घूमने के लिए जाती हैं। आज से 20 साल, 25 साल पहले बेटी का जीवन ऐसा नहीं होता था। जब बेटी गांव से निकलती थी तो हजारों आवाजें उठती थी। पशुपालन किया, यहाँ से यूनिवर्सिटी में से घास की रोटी पाड़ के और दूध बेच करके अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया और अपनी बीमार माँ को उठाया और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि मेरी दादी ने बचपन से सिखाया था कि अनीता बेटा, चोरी जारी नहीं करनी चाहिए आदमी ने। कर्म बहुत बड़ी ताकत है और कर्म वो ताकत है कि करेंगे आपका और सराएगी दुनिया। उस बात को पकड़ लिया मेरी दादी की बात को। और एक बात कहती थी मेरी दादी सोते वक्त कि अनीता बेटा, कर्म वो श्रृंगार है कि हम कुछ भी तन पे ना लगाएं, कोई भी बिंदी ना लगाएं, कोई भी लिपस्टिक ना लगाएं, कुछ भी ना लगाएं। अगर आदमी कर्मशील है तो वो इतना खूबसूरत लगेगा कि लाखों लोगों में भी उसकी अलग से पहचान होगी, उसको लोग देखने के लिए करते हैं। घर भी स्कूल होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं और मैं जहां भी बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं
मैं उनके अंदर अपने दादा दादी का रूप देखती हूँ। मैं अपनी दादी का वो आंचल देखती हूँ जिसके सानिध्य में बैठ करके हमने बहुत कुछ सीखा है। जितनी भी बेटियां बैठी हैं, मैं आप सभी को एक बात कहूंगी, जितने भी आपके अध्यापक हैं, आपके टीचर हैं, आपके गुरुजन हैं, वो तो आपको सिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़े गुरु हमारे दादा दादी हैं। वो आपको वो आशीर्वाद देंगे और वो सिखाएंगे जो आपको जिंदगी में कोई नहीं सिखा सकता। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, उनके सानिध्य में बैठ करके एक बात है। आज इस मुकाम पे हो तो इन सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। नहीं तो एक गरीब घर की बेटी खाने के लाले नहीं, एक सूट होता था पहनने के लिए, उसी को स्कूल में पहन जाते थे, उसी को धोखे में प्रेस भी नहीं होती थी, बिस्तरा के नीचे रात को सोते वक्त बिस्तरा के नीचे दाब लिया करते, तड़का ने इस पर करी जम देगी। ऐसी हालात से निकल के आए हैं और उसी को धोकर के शादी ब्याह में पहन लेते थे, उसी को कहीं और पहन लेते थे। कपड़े भी पहनने के लिए नहीं होते थे, पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं होते थे। जब स्कूल से आती थी ना, आज दिन याद करती हूँ, तो गोबर में पाँव दसा लेते थे कि कुछ देर तक ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा जब धरती पे चलते थे। ऐसे हालातों से निकल करके आई हूँ। ये बातें मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत बड़े दूर से नहीं हूं, आप जाकर के सर्च करके आ सकते हैं। और ये बात आपको बताने का कारण यही है ताकि आप रिलेट करें, ताकि आप ये देखें कि अनीता दीदी जब ऐसे हालातों से निकल करके यहाँ तक आ सकती है, तो मैं तो फतेहचंद जैसे खूबसूरत प्रांगण में पढ़ रही हूँ, मैं तो बहुत आगे जा सकती हूँ, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकती हूँ। और आज जितनी बेटियों को देखती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कहीं टेंशन होगी कि घर जाकर ना डांगरा की करनी है, खेत की करनी है, घर जाकर ये काम करने हैं। हमारे तो दिमाग में घंटी बज जाया करती, मैंने सोचा करती, पूछा करती कि लास्ट की घंटी किसी की है, कोई प्रोफेसर आएगा पढ़ाने। अगर ये पता चल जाता प्रोफेसर नहीं आ रहा है तो मैं अपनी बस पकड़ने का काम करती थी ताकि मैं जल्दी से जल्दी घर जा पाऊं, ताकि मैं अपने बहन भाइयों को टाइम पे खिला पाऊं, अपनी बीमार माँ को उठा पाऊं। खेत में से चारा भी लेके आना है, भैंसों का भी करना है, शाम की रोटी पूरी रोटी सब कुछ काम भी करना है। सब जिम्मेवारी अपने कंधे पे लेके चली। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ अपनी बेटियों को कि जिम्मेवार बड़े, जिम्मेवार नागरिक देश संभालता और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। पहले अपने घर के लिए जिम्मेवार बने, फिर अपने व्यक्तित्व को सुधारा, साथ साथ में अपने व्यक्तित्व के लिए जिम्मेवार बने और उसके साथ साथ एक ऐसे खेल की खिलाड़ी बनी जिस खेल में पता चला कि बहुत विपरीत चुनौतियां हैं, जिंदगी का रिश्ता है ही है, लेकिन खेलते खेलते आभास हुआ कि यह खेल महंगा भी बहुत है। और धीरे धीरे जब उस खेल के बारे में जाना कि सरकार भी इसमें कुछ नहीं देती है, ना इसकी कोई पॉलिसी है, इतना पैसा कहां से लेके आऊंगी, कैसे कमाऊंगी, अपने दिमाग के ऊपर वजन डाला और देखा कि सरकार कुछ दे नहीं रही, इसकी पॉलिसी नहीं बना रही है। 2-4 बार धक्के खाए, प्रयास किए, लेकिन उस गेम की पॉलिसी नहीं बन पाई। बोलना सीखा, अपने जीवन के संघर्ष को अपने शब्दों में टूटे फूटे शब्दों में बोलना सीखा। बहुत बड़ी वक्ता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बताना सीखा और ऐसे ही आगे बढ़ी और बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े मंचों पे जाकर के मोटिवेशनल प्रोग्राम किए। जैसे आज यहाँ 1 घंटा आई हूँ, इस 1 घंटे के 5-5 लाख रुपए कमा करके अपने खेल पे लगाए और अपने देश को उपलब्धि देने का काम किया। धन्यवाद करती हूँ हरियाणा सरकार का। शायद वो मेरे को और खिलाड़ियों की तरह करोड़ों रुपए दे देते तो शायद आज अनीता कुंडू यहाँ नहीं होती, शायद आज मैं पैसा कमाना नहीं सीखती, शायद आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर नहीं होती, आज इतने बड़े बड़े विद्यालयों की ब्रांड एम्बेसडर नहीं होती, क्योंकि अभाव इंसान को आगे लेके जाता है, अभाव इंसान को और आगे बढ़ाता है। खेल को भी पूरा किया और सोचा कि मैं जिस चीज के हाथ लगा लेती हूँ पीछे नहीं हटती हूँ। अब कुछ दिन पहले समाज के बिखरे हुए हालात देखे, जब गांव में लोगों के बीच में जाती हूँ, शहर में अपने परिजनों के बीच में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ,
तो बहुत सारी समस्याएं ग्राउंड पे देखी। नशा बढ़ रहा है, पर्यावरण खत्म हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप की नहीं मान रहे हैं, समाज भी बिल्कुल बौखलाया हुआ है, दहेज बढ़ रहा है, माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे भी धैर्य के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, विचलित हो रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं समाज के अंदर है। मैंने अपनी टीम बनाई और सीएम साहब को बोला कि सर मैं अपना मनपसंद काम करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि कभी स्वामी विवेकानंद जी ने ये अलग जगाई थी कि अपने देश को जगाना है। मैं आप सभी को बता दूं, मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई कन्या हूँ। कन्या गुरुकुल काल में मैंने शिक्षा ग्रहण की, ब्रह्मचार्य जीवन जिया है। वो त्याग और तपस्या की भावना उस प्रांगण में बैठ करके सीखी है और वहां से एक विचार आया कि मैं अपने देश और समाज को, युवा को, बड़े बुजुर्गों को जगाने का काम करूंगी कि आज देश को बदलने की जरूरत है। आज 21वीं सदी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी सरकारें काम कर रही हैं, हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हम ट्रेन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उद्योगों में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज संस्कार और नैतिकता के कारण आज मेरा समाज बिखरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मैंने अपनी टीम बना करके पूरे हरियाणा में और खास करके हिसार में, क्योंकि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा गृह जिला है, यहाँ मैंने जन्म लिया है, यहाँ मैं खेली हूँ, पढ़ी हूँ, गिरी हूँ, उठी हूँ, बहुत सारी यादें मेरे गृह जिले की है। तो मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले मैं अपने जिले को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, मैं अपने जिले को अच्छा बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जिले का हर युवा वो क्रांतिकारी हो, ताकि वो आने वाले समय में हिसार का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। मेरा ऐसा टारगेट है, मेरा ऐसा मकसद है। मैं इतनी जितनी भी मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, मैं आपके अंदर बहुत चेहरे देख रही हूँ। मैं आपके अंदर आज इस मंच से कहना चाहती हूँ, आने वाला समय हमारे लिए बहुत खूबसूरत है। आने वाले समय में हमने राजनीति के उन पदों को भी संभालना होगा, क्योंकि अब की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी बंधन अधिनियम देकर के हमारे को 33% अपनी जगह देने का काम किया है। और मैं एक बात कहती हूँ, ये 33 से मैं सबर नहीं करती। जब हम पढ़ेंगी, मजबूत बढ़ेंगी, संघर्ष करेंगी, अपने जीवन को खुद गढ़ेंगी, तो हम 50% लेकर के बराबरी का हम अधिकार करने का दावा करती हैं। और अब अगला मेरा लक्ष्य यही है कि परमात्मा मुझे वो ताकत दे, वो शक्ति दे कि मैं उस चोटी को भी छूं जहां पर मेरे समाज की समस्याओं को खत्म कर पाऊं, जहां मैं उन अभावग्रस्त बेटियों को आगे बढ़ा पाऊं, जहां मैं उन अभावग्रस्त बच्चों को आगे बढ़ा पाऊं, जहां मैं उन समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए घरों में वो दीवा लगा पाऊं जहां पर अंधेरा छाया हुआ है। मेरा ये अगला टारगेट है, ये मेरा अगला मकसद है। मैं ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ठोकरें खा करके यहाँ तक आई हूँ। बहुत सारे दरवाजों पे मैं गई हूँ, वहां मुझे बहुत सारी पीड़ाएं झेलने का अवसर मिला है, बहुत सारे ताने खाए हैं, बहुत सारी यातनाएं सह करके इस मंच पे आई हूँ, वैसे नहीं आई हूँ। और मेरा मकसद है कि मैं इस देश को बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। और इस देश को जब मैं पूरे विश्व के अंदर गई, मुझे बड़ा गर्व हुआ मेरे देश की संस्कृति को लेकर के। मैं जिस भी होटल में मैंने अपना बैग रखा, उस मेज के ऊपर मैंने गीता जैसा ग्रंथ देखा। मैं अमेरिका में गई तो मैंने होटल में एंट्री की, मैं अपने रूम में गई तो मैंने मेज के ऊपर इंग्लिश में लिखी हुई वो गीता देखी। मैं अंटार्कटिका में गई, वहां मैंने गीता जैसे ग्रंथ को देखा। तब मैंने पूछा कि आप ये ग्रंथ कैसे पढ़ते हो, ये तो हमारे देश का ग्रंथ है। तो वहां के लोगों ने कहा कि गीता वो ग्रंथ है जिसको पूरा विश्व फॉलो करता है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। जब मैं अमेरिका में गई तो लोग सुबह सुबह यहाँ वहां पर योग में पागल हुए देखे, कपालभाति कर रहे। वहां मैंने कहा कि यहाँ बाबा रामदेव जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जी नहीं है, यहाँ श्री श्री रविशंकर जी को लोग परमात्मा की तरह मानते हैं। हिंदुस्तान में तो योग बीमार लोग करते हैं, या तो हर व्यक्ति हर दिन योग को करता है, योग की पालना करता है। मुझे बड़ा गर्व हुआ मेरे देश की संस्कृति पर, लेकिन कुछ बातें मैं आपको जरूर कह के जाऊंगी।
मैं उस देश और प्रदेश की बेटी हूं। हमारी संस्कृति ने वो परचम लहराए हैं। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान को तोड़ना आसान नहीं है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि इनकी शिक्षा पद्धति को तोड़ दो, इनकी परिवार पद्धति को तोड़ दो और इनकी संस्कृति को खत्म कर दो, अपने आप हिंदुस्तान बिखर जाएगा। आज लोग कह रहे हो कि हम आजाद हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि आज नैतिकता के मामले में हम बहुत नीचे आ गए। आज खान पान बदल गए हैं, आज संस्कार बदल गए हैं, आज रहन सहन बदल गया है, आज सब कुछ बदल गया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अच्छी बात है तरक्की कीजिए, लेकिन हमारे खान पान, हमारे संस्कार, हमारी नैतिकता हमेशा ऐसे ही जीवित रहेगी। अगर हम उसका पालन करेंगे तो हम विश्व के सबसे बड़े विश्व गुरु होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, दावे के साथ। हम बेशक से अनपढ़ रह जाएं, अगर एक इंसान अनपढ़ है, अगर वो संस्कारित है, उसके अंदर नैतिकता के गुण है, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ उसका जीवन बहुत खूबसूरत बदलेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन आज फास्ट फूड आ गया खाने के अंदर। मुझे तो नाम भी याद नहीं है। ये जितनी बेटियां अभी मार्च में चल रही थी, मैं आपको एक ही बात कहूंगी, मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरी उम्र आज 40 साल के आसपास हो गई है। कोई बता नहीं सकता, कई बार मैं मिलती हूं तो कहते हैं अनीता जी लग नहीं रही आप 40 साल के आसपास हो गए। और आज ये सारी परमात्मा की ये देन, ये सब उस खान पान की बदौलत है। मेरे घर के अंदर 7-8 गायें बंधी हुई, कोई भी बाहर की चीज नहीं खाती। 3-4 दिन अभी दिल्ली थी, मैं कुछ नहीं खाया, भूखी रहेगी 2 दिन। अभी सुबेरे दही का डोंगा पी करके जब यहाँ फतेहचंद महाविद्यालय के अंदर आई, वही मिट्टी का घर, वही मिट्टी की कढ़ौनी, वही मिट्टी की बिलौनी, वही साधारण जीवन, वही खिचड़ी, वही मालपुड़े, वही हलवा, कोई बाहर का खान पान नहीं है। मैं एक ही बात कहती हूँ, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप जितना साधारण खाओगे, जितना साधारण पहनोगे, जितना साधारण रहोगे, सादा जीवन, उच्च विचारों से जीवन बनता है। ये आज अनीता यहाँ पर खड़ी है तो ये विचारों का कमाल। सपनों के लिए संघर्ष करती हूँ और मेहनत करती हूँ। पहला सपना मुझे मैं बना करके रख लेती हूँ। हर दिन मैं अपने काम की एक लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे शाम तक ये काम करने हैं, और उन्हीं के आधार पे आज इस मुकाम पे पहुंची। एक किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, मेरा कोई बताने वाला नहीं है, रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जब वो यहाँ तक आ सकती है। मेरे पास इतना अच्छा प्रांगण नहीं था, ना इतने अच्छे स्कूल व्यवस्था थी शहर के अंदर, लेकिन मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे। मेरे घर की हालत बहुत खस्ता थी। लेकिन मैं आप सभी बेटियों को ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर उन महापुरुषों को पढ़े। देश की वो महिला राष्ट्रपति है जिन्होंने बचपन से लेकर के बहुत संघर्ष किया, जवानी में अपने पति को खोया, फिर अपने 2 बेटों को खोया और देखा कि सब परिवार बिखर गया है, लेकिन अपने घर को स्कूल बना दिया और लग गई समाज सेवा में, MP बनी, MLA बनी। आज हमारे देश की वो प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है। मैं द्रौपदी मुर्मू को सलाम करती हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। APJ अब्दुल कलाम है, एक गरीब घर के अंदर वो बच्चा पैदा हुआ, बहन के गहने बेच करके पायलट बनने गया था, 1% से रह गया, सोचने लगा कि जीवन को खत्म करूंगा। कोई मुनि वहां घूम रहे थे, उन्होंने समझाया कि अरे बेटा कोई खास बात नहीं है, एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या पता जीवन के अंदर बड़ा क्या लिखा होगा। मुनि जी ने खाना खिलाया, रात को सुलाया, और APJ अब्दुल कलाम ने बताया कि मैं वापसी कैसे जाऊं, गहने बेच करके आया था, मेरा एग्जाम, मेरी मां टूट जाएगी। मुनि जी ने आशीर्वाद दिया, रास्ते का किराया दिया, घर के लिए भी कुछ पैसे दिए, और ने बोला बेटा आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा, आप एक दिन देश के बहुत महान व्यक्ति बनोगे, और वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, हमारे देश को संबोधित। छोटी छोटी घटना आ जाती है, अखबार को उठा करके पढ़ती हूँ, सुसाइड कर रही हैं बेटियां, बेटे सुसाइड कर रहे, बड़े बड़े अफसर सुसाइड कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ, कायर लोग मौत को अपनाते हैं, जिंदा लोग हमेशा संघर्ष करने का मादा रखते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने का मादा रखते हैं।
चंद्रशेखर आजाद के छाती में गोलियां लग गई थी, चारों तरफ अंग्रेजों ने घेर लिया था, लेकिन अंतिम क्षण तक बहुत सारे अंग्रेजों की छातियों में गोलियां उतार करके जब जाकर के अपने आप शहीद हुए, अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरे। गौतम सिंह एक गरीब परिवार का बच्चा, जलियांवाला बाग खत्म कर दिया था और उस बच्चे को उसकी मां ने प्यार किया और एक दिन जाकर के उस गरीब परिवार के बच्चे ने लंदन में जाकर के उस जनरल डायर की छाती में गोलियां उतार करके अपने देश को आजादी दिलाने का काम किया। मैं बेटियों को एक ही बात कहना चाहूंगी, इस बदलते माहौल के अंदर आज टीवी में आपके पास एक मोबाइल आ गया है, छोटा सा टीवी, ये सारा दिन अच्छी खबरें भी देता है, ये सारा दिन बुरी खबरें भी देता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें से क्या है। ये अच्छा बुरा समाज में चलता रहता है, लेकिन आप क्या ग्रहण करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपना जीवन